आज बात करते हैं संसद के उस स्पेशल सेशन की जहां एक ऐसी बहस छिड़ी है जो शायद हमेशा के लिए भारत की सियासत को बदल सकती है। मेज पर दो ऐसे बिल हैं जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक भविष्य की पूरी रूपरेखा तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये दो बिल मिलकर भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल देंगे? ये सवाल ना सिर्फ नेताओं के मन में नहीं है, ये हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। अब देखिए, इस पूरी कहानी को, इस पूरे विवाद को समझने के लिए ना एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है परिसीमन। अंग्रेजी में कहें तो डिलिमिटेशन। तो ये परिसीमन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। हमारे देश में कुल 543 लोकसभा सांसद है, राइट? हर सांसद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक चुनावी क्षेत्र से आता है। परिसीमन का सीधा साधा मतलब है इन्हीं चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को, मतलब बाउंड्रीज को फिर से बनाना। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हर सांसद के क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो, मतलब समान आबादी, समान प्रतिनिधित्व। अब सवाल ये कि इसकी जरूरत ही क्या है? तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में एक एमपी करीब 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं तमिलनाडु में एक एमपी करीब 18 लाख लोगों को। मतलब एक ही देश में एक वोट की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है? ये जो बड़ा फर्क है ना, इसी को ठीक करने के लिए परिसीमन जरूरी है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही जरूरी है तो फिर पिछले 50 साल से हुआ क्यों नहीं? भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था। बात है 1976 की। उस वक्त ये फैसला लिया गया कि लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि डर ये था कि जिन राज्यों ने मेहनत करके अपनी आबादी कंट्रोल की, कहीं उन्हें अपनी सीटें कम करवाकर इसकी सजा न भुगतनी पड़ जाए। तो ये तो हुई परिसीमन की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही अहम हिस्से पर, महिला आरक्षण बिल, और देखते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन आखिर है क्या। तो देखिए, 106वां संविधान संशोधन आ चुका है और ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होंगी। बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसमें एक पेंच है। कानून तो बन गया, पर इसे लागू करने की चाबी वो परिसीमन के पास है। सरकार का प्लान क्या है? सरकार कहती है कि देखो, पहले हम नई जनगणना करवाएंगे, उसके बाद उस नए डेटा के आधार पर परिसीमन होगा, मतलब सीट्स की बाउंड्रीज फिर से तय होंगी। और जब यह सब हो जाएगा, तब जाकर 33% महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब महिला आरक्षण का रास्ता सीधा नहीं है, वो परिसीमन से होकर गुजरता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया काम कर रहा है। वो ये कि लोकसभा की सीटों को ही बढ़ा दिया जाए, मतलब 543 से बढ़ाकर करीब करीब 850 कर दिया जाए। इससे होगा क्या? इससे दो बातें होंगी। एक, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नई सीटें बन जाएंगी, और दूसरा, जो मौजूदा पुरुष सांसद हैं उनमें से ज्यादातर को अपनी सीट खोने का डर भी नहीं रहेगा। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। एक ऐसा टकराव जो हमारे देश को राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बांट रहा है, उत्तर बनाम दक्षिण। तो देखिए, लड़ाई है दो सिद्धांतों की। एक तरफ है लोकतांत्रिक समानता। यह सिद्धांत कहता है कि भाई, जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सीटें होनी चाहिए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, सीधी सी बात है। यह फॉर्मूला उत्तरी राज्यों को फायदा पहुंचाता है क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ है संघीय निष्पक्षता का सिद्धांत। यह कहता है कि अरे भाई, जिन दक्षिणी राज्यों ने देश की पॉलिसी मानकर अपनी आबादी कंट्रोल की, उन्हें इसकी सजा क्यों दी जाए? उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत खोने पर मजबूर क्यों किया जाए? अब जरा सोचिए, अगर यह परिसीमन सिर्फ और सिर्फ आबादी के आधार पर हुआ तो क्या होगा? तो होगा ये कि सियासत का पावर सेंटर, सत्ता का तराजू पूरी तरह से उत्तर भारत की तरफ झुक जाएगा। और इसी बात पर दक्षिण के राज्य सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं, हमने देश की बात मानी, जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्र नीति का पालन किया, तो अब आप हमें इसकी सजा क्यों दे रहे हैं? उन्हें डर इस बात का है कि संसद में उनकी आवाज दब जाएगी और जो उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर ये पावर शिफ्ट हुआ तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, संसद में हिंदी बेल्ट का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जाहिर है, जिन नेशनल पार्टियों का गढ़ उत्तर भारत में है, उन्हें इसका सीधा चुनावी फायदा मिलेगा। और इसका दूसरा पहलू यह है कि दक्षिण की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता दोनों कम हो सकती हैं।
इससे भारत में जो गठबंधन की राजनीति का पूरा ढांचा है ना, वो जड़ से बदल सकता है। और इस डर की गहराई को समझने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये बयान काफी है। जब वो कहते हैं कि ये तमिलों को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला अब सिर्फ सीटों के गणित का नहीं रह गया है। ये पहचान, सम्मान और प्रतिनिधित्व का सवाल बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? किन समाधानों पर बात हो रही है? मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते सामने आते हैं। पहला ऑप्शन, पूरी तरह से आबादी को आधार बनाया जाए, लेकिन ये दक्षिण के राज्यों को मंजूर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, स्टेटस को, मतलब जैसा आज है वैसा ही रहने दिया जाए, बस सीटें बढ़ा दी जाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा मुमकिन रास्ता है, वो है एक बैलेंस्ड फॉर्मूला, एक बीच का रास्ता जिसमें आबादी का भी ध्यान रखा जाए और राज्यों की मौजूदा ताकत का भी सम्मान हो। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के मूल चरित्र का सवाल है। एक तरफ लोकतांत्रिक समानता है और दूसरी तरफ संघीय निष्पक्षता। क्या भारत इन दोनों के बीच एक सही, एक नाजुक संतुलन खोज पाएगा? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले कल का भारत कैसा होगा।